एजुकेशनल पॉइंट पे आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड का पहला लेसन का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन की घटना का। यहां हम पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम ये दो तरह का होता है। उससे पहले हम चित्र जान लेते हैं जो कि आपने पहले वीडियो में देखा था। ये कोई दर्पण है और इस पर ये अभिलंब और यहां से कोई एक किरण आपतित हो रही थी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जा रही थी और ये कुछ इनके डायरेक्शन थे। इनको नाम दे दिया गया था कि ये बिंदु ए से आ रही थी, दर्पण के बिंदु बी पर टकराई और सी दिशा की ओर चली गई। अभिलंब को नाम दिया गया था यन। यहाँ कोई एक प्रकाश स्रोत था, यहाँ कोई एक प्रकाश स्रोत रखा था जहां से ये प्रकाश किरणें आ रही थी। इन आने वाली प्रकाश किरणों को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकरा के जा रही हैं इन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये है आपका अभिलंब और बिंदु बी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। एक चीज और यहां जानेंगे, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और उसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम परावर्तन का नियम जानेंगे। नियम नंबर 1, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम। एक बार फिर से, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम कहेंगे कि कोण R इज इक्वल टू कोण I, ये हमेशा बराबर होगा। प्रतिबिंब, जिसको आप अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होगा? यहां प्रतिबिंब को हम एज ए डिफिनेशन समझेंगे और प्रतिबिंब आपको जब दर्पण पढ़ा दिया जाएगा तब उसको और बेहतर आप समझ पाएंगे। तो पहले हम इसको परिभाषा के कारण समझते हैं कि क्या परिभाषा होती है प्रतिबिंब की। हम कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से या कोई माध्यम हो, परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब वह उस दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का या पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और यह दो तरह का होता है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जाता, इसका केवल फोटो लिया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, तब हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब कि जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविक रूप से ना मिले बल्कि किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तब हम उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। दर्पण, मिरर, जिसको आप अंग्रेजी मिरर कहते हैं। दर्पण भी दो तरह का होता है। सबसे पहले हम दर्पण को जानते हैं। दर्पण क्या होता है? हम कहेंगे कि कांच की किसी प्लेट के एक पृष्ठ पर चांदी व पारे से कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया हो,
जिसके फलस्वरूप उसका दूसरा तल पूर्ण परावर्तक तल बन गया हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? हम कहेंगे कि समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ को चांदी व पारे से कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगाने से उसका दूसरा तल पूर्ण परावर्तक तल बन जाए, तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई एक समतल कांच की प्लेट है, इसके इस पृष्ठ को, नीचे वाले पृष्ठ को हम चांदी व पारे से कलई कर लेते हैं और उस पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। अब ये करने के फलस्वरूप इसका जो ऊपरी तल है वो पूर्ण परावर्तक तल बन जाएगा और उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम कहेंगे कि किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ वह भाग, किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चांदी व पारे से कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया हो, जिसके फलस्वरूप उसका दूसरा तल पूर्ण परावर्तक तल बन गया हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे हम समझते हैं, मान लेते हैं कि कांच का कोई एक खोखला गोला है, इसमें से एक भाग हम इधर काट लेते हैं और एक भाग हम इधर काट लेते हैं। और जब इस खोखले गोले से दो भाग काट लेंगे तो यहां बचेगा कितना? यहां बचेगा बस इतना, यहां बस इतना बचा है। अब हमको करना यह है कि ये दो पार्ट हमने काटा है, दोनों पार्टों में दो दो तल है, एक तल इधर एक इधर, ऐसे इसमें भी एक इधर और एक इधर। इन दोनों तलों में से दोनों भागों के किसी एक पृष्ठ को हम चांदी व पारे से कलई कर देते हैं और उस पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। हम मान लेते हैं इसके आंतरिक भाग को हम चांदी व पारे से कलई कर देते हैं और लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं और दूसरे वाले भाग के बाहरी भाग को कलई कर देते हैं। वही प्रक्रिया। अब जैसे हमने पढ़ा गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण हमने कहा कि किसी खोखले गोले का गोलीय कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक पृष्ठ चांदी व पारे से कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया और जिसके फलस्वरूप उसका दूसरा तल पूर्ण परावर्तक तल बन गया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। आप यहां देखें, दो भाग हमने काटा है, एक में उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है, एक में झुका हुआ भाग परावर्तक तल है। तो इसका मतलब ये दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार कौन से हैं? एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब हम दोनों की परिभाषा जान लेते हैं, फिर चित्र में समझेंगे कि इसमें से उत्तल दर्पण कौन है और अवतल दर्पण कौन है। तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण की परिभाषा हम कहेंगे किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका उभरा हुआ भाग, बाहरी भाग चांदी व पारे से कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया हो, जिसके फलस्वरूप उसका झुका हुआ भाग या आंतरिक भाग पूर्ण परावर्तक तल बन गया हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि उभरा हुआ भाग किसका कलई किया गया है? आंतरिक भाग इसी का परावर्तक तल है। इसका मतलब ये क्या है? अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा है? उत्तल दर्पण की परिभाषा हम कहेंगे किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका आंतरिक भाग या झुका हुआ भाग चांदी व पारे से कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया हो, जिसके फलस्वरूप उसका उभरा हुआ भाग या ऊपरी भाग पूर्ण परावर्तक तल बन गया हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो मतलब ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। एक चीज और, अब अगर हमारे पास चित्र हो और उसी चित्र के अकॉर्डिंग हमको पहचानना हो कि इसमें से उत्तल कौन है और अवतल कौन है, तो एक छोटा सा प्रयास है, आप समझने का प्रयास करें कि हम पढ़ रहे हैं दर्पण और दर्पण में हमें मिलेगा क्या? परावर्तक तल। प्रकाश की किरण को हम आपतित कराएंगे, टकरा के वापस आ जाएगी। हमें दिमाग में रखना है परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। और अगर ये दिमाग में हमारे है तो एक चीज हम कहेंगे कि अगर आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ है, आंतरिक भाग ये कौन सा होगा? अवतल होगा। आप यहां देखें, आंतरिक भाग किसका परावर्तक तल है? आंतरिक भाग परावर्तक तल है अवतल दर्पण का। तो आप ये बड़ा है ये छोटा, वो साधन है। और दूसरा, अगर
ऊपरी भाग परावर्तक तल है, तब हम कहेंगे कि U और ये भी U। इसका मतलब क्या, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, इसको हम जानते हैं। और इसको जानने के लिए जैसे अभी हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण, चूंकि ये गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं हैं, तो हमारा गोलीय दर्पण वह दो प्रकार का था, एक उत्तल और एक अवतल। तो पहले हम अवतल और उत्तल का चित्र बना लेते हैं। अभी आपको ये बताया गया था कि अगर परावर्तक तल आंतरिक भाग होगा तो वह अवतल दर्पण होगा। और दूसरी बात भी आपको बताई गई होगी कि अगर परावर्तक तल उभरा हुआ भाग या ऊपरी भाग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तब इसका मतलब होगा वह उत्तल दर्पण। एक चीज और, चूंकि ये बेटा कहां से काट के मिला है, ये किसी खोखले गोले से काट के मिला है, तो वो खोखला गोला हम सपोज कर लेते हैं कि ये कुछ ऐसा रहा होगा, तो इस गोले का कोई केंद्र भी रहा होगा, तो इसका भी केंद्र बनना चाहिए यहां और इसका यहां। इसको हम मिला लेते हैं ऐसे कुछ, और इसको भी हाल फिलहाल अभी इधर ही मिला लेते हैं कुछ ऐसे। अब कुछ चीजों को जानते हैं, जैसे इससे संबंधित ये कुछ 11 परिभाषाएं हैं। पहला है दर्पण का ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, अभिलंब, द्वारक, फोकस या मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि दर्पण का ध्रुव। दर्पण हमारे पास तो, और चूंकि ये गोलीय से संबंधित पढ़ रहे हैं तो गोलीय में तो हमारे पास तो ही है। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण का मध्य दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव पोल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह अवतल के लिए, ऐसे ही उत्तल के लिए भी ये ध्रुव ही, इसका ये पोल भी कहलाएगा दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, अभी हमने बताया कि ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो जिस खोखले गोले का या कटा हुआ भाग होता है उसी का केंद्र इस गोलीय दर्पण का भी केंद्र कहलाएगा, और इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे। इसे भी कैपिटल सी से, क्योंकि जो चीज यहां होगा अवतल में, वही उत्तल के लिए भी होगा, क्योंकि भी वहीं से कटा है, दोनों कट के वहीं से आए। वक्रता त्रिज्या, हम कहेंगे कि यह दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल आर से। ये दूरी आपकी हो जाएगी कैपिटल आर। इतनी चीजें क्लियर है। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष आपको बताया जाएगा कि दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं रेखा कुछ ऐसे है, और इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये लाइन आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये लाइन आपकी मुख्य, अवतल के लिए, ये उत्तल के लिए। अभिलंब, अगली टॉपिक है आपका अभिलंब। तो अभिलंब आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाता है। देखेंगे द्वारा हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सिरों को मिलाने वाली जीवा क्या कहलाती है, वो कहलाती है दर्पण का द्वारक, अर्थात ये इसका परावर्तक तल है। इन दोनों सिराओं को हम मिला दें तो जितनी दूरी ये मिलेगा ये इसका हो जाएगा द्वारक। अगला है फोकस या मुख्य फोकस। हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वही कहलाता है मुख्य फोकस, और इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला फोकस दूरी, हम कहेंगे दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं,
और इसे स्मॉल यफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला है फोकस तल। हम कहेंगे कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या है, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि संयुग्मी फोकस की घटना केवल अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता। और क्यों नहीं होता यह भी जान लेते हैं। पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण। अभी तक जितना हमने पढ़ा, ये दर्पण का ध्रुव है और ये इसका फोकस बिंदु है और ये है वक्रता केंद्र और ये पूरी लाइन हमारी होगी जो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला रही है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो संयुग्मी फोकस होता क्या है? संयुग्मी फोकस होता मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिसके पहले बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो यह घटना संयुग्मी फोकस का कहलाता है। हम इस पर कोई दो बिंदु, इस मुख्य अक्ष पर कोई दो बिंदु मान लेते हैं। हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ और इस पर हम वस्तु रखें। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि ऐसे दो बिंदु कि जिसपे पहले बिंदु पर वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए और दूसरे बिंदु पर जब हम वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाए। तो यह घटना कहलाएगी संयुग्मी फोकस का। तो एक बिंदु हमने ये मान लिया है और इससे सबसे पहली आपतित किरण जो दर्पण पर होगी हम मान लेते हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये कुछ ऐसे दर्पण के डी बिंदु पर जो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाए। ये जाने के लिए आने के लिए। और दूसरी आपतित किरण को हम मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे ही ये वापस भी आ जाएगी और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब हम मुख्य अक्ष से इस पे लंब डाल लेते हैं और अगर हमने इसको नाम दिया है वस्तु को AB तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश B डैश और नाम नहीं भी देते हैं तभी कोई बात नहीं है। और ये दूसरा बिंदु चूंकि प्रतिबिंब यहाँ पर बना है तो हम मुख्य अक्ष पर दूसरे बिंदु को मान लेते हैं और यहाँ पर हम वस्तु को रख लेते हैं। यहाँ पर वस्तु को रख लेते हैं। ये हमारी वस्तु हो गई। अब वही घटना यहाँ पर भी पहली आपतित किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी और दूसरी आपतित किरण को हम फोकस बिंदु से ले आते हैं और अगर ये फोकस बिंदु से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर ये ऐसे जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें हमने मार्कर से किया है। आप अगर स्केल लगा के करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और ये यहां पर कहीं काटेगा। ये कुछ ऐसे काटेगा तो आप कहेंगे कि ये जो संयुग्मी फोकस की घटना है वो क्लियर है। और संयुग्मी बिंदु, इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम संयुग्मी बिंदु भी कहते हैं। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम संयुग्मी बिंदु, पहला और दूसरा। दर्पणों से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। ये क्या होता है? इससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि हमने अभी दो दर्पण पढ़ा है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। ये दो दर्पण हमने पढ़ा है और इसमें कुछ यहाँ पे आपने कोण पढ़ा है ध्रुव और ये है फोकस बिंदु, यहाँ वक्रता केंद्र। इसके लिए भी फोकस बिंदु
केंद्र। तो अब ये जानने से पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। कुछ चीजों को ये कि हम कहेंगे कि वस्तु की लंबाई को हम दिखाएंगे u से, प्रतिबिंब लंबाई नहीं दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसको हम दिखाएंगे v से, और फोकस दूरी आपको पता ही है स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या इसको आप दिखाएंगे कैपिटल R से, वस्तु की लंबाई कैपिटल O, प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल I। इतनी चीजों को हम जान लेते हैं और थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है। हालांकि आगे भी और मिलेगा आपको। जैसे हम मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ये इसके मुख्य अक्ष पर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में कोई एक वस्तु AB रखा है। तो इस AB वस्तु से दो किरणें आपको दिखाई जाएंगी। पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर लौट आएगी। ये पहली स्थिति है। और दूसरे को हम दिखाते हैं, दूसरी आपतित किरण को हम फोकस बिंदु से भी ले जा सकते हैं और वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हैं। वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हैं। और दोनों में फर्क बस इतना है कि जो आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ जाती है, और अगर ये फोकस बिंदु से होकर जा रही होती तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती। और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और मुख्य अक्ष से उस बिंदु पर हम एक लंब डाल देते हैं और ऐसा तीर लगा देते हैं और उसको नाम दे देते हैं A' B'। अब चूंकि जो हमारा वस्तु AB है उसका प्रतिबिंब क्या बना है, A' B' बना है। वस्तु बड़ा था, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बना है। और वस्तु हमने रखा था अनंत व C के बीच में, प्रतिबिंब हमारा बना है C व F के बीच। ये चीजें आगे भी और आपको मिलेगी। और एक चीज अब हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था चतुर्थांश कुछ इस तरह का, तो इधर संख्याएं पॉजिटिव पढ़ी थी और ऊपर दाहिने ऊपर पॉजिटिव और नीचे और बाईं तरफ निगेटिव पढ़ा था। तो एक चीज हम जान लेते हैं कि इसमें सबसे पहली बात जो है, ऐसे अवतल के लिए भी होगा, जैसे अवतल के लिए है वैसे उत्तल के लिए भी होगा। सामने से यहाँ पे रखा जाएगा, बट इसके इधर उत्तल में दिखाना हमको इधर से होगा। तो जानना ये है कि जो चीजें अगर हमको दाहिने मिले या ऊपर मिले तो वह धनात्मक होगी, और अगर नीचे मिले या बाएं मिले तो वह ऋणात्मक होगी। और इन दोनों दर्पणों में प्रकाश किरणों को हमेशा सदैव बाईं ओर से आपतित कराई जाएगी। दर्पण में सदैव बाईं ओर से आपतित कराई जाएगी। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अवतल के लिए दूसरी बात क्या है कि जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, या जैसे ये हमारी दूरी थी फोकस दूरी, और C तक की दूरी थी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, और जहां पर प्रतिबिंब बना है वह पोल से वहां की दूरी ये कही जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। एक चीज और है वस्तु की दूरी, जहां पर हमने वस्तु रखा है ध्रुव से वहां तक की दूरी, इसको हमने दिखाया है, इससे U से दिखाया है। सारी चीजों को प्रदर्शित कर लेंगे। एक चीज और है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई मतलब वस्तु कितना बड़ा है, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब कितना बड़ा है। ये चीज आपको O से, और इस चीज को आप दिखाएंगे कैपिटल I से। अब यहां देखेंगे कि अवतल के लिए, और दूसरी बात क्या है कि इन समस्त दूरियों को हम नापते किधर से हैं, हम दर्पण के ध्रुव से आपतित किरण के अनुदिश, अर्थात किरणें उधर से आ रही है, इसके अनुदिश इधर को मापेंगे। P से
F तक की दूरी फोकल दूरी कहलाएगी। P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाएगी। P से A तक की दूरी ये कहलाएगी आपकी वस्तु की दूरी, जिसको U से प्रदर्शित करेंगे। और P से A डैश तक की दूरी ये कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी। तो ये सारी चीजों को पहली बात हमको क्या जानना है कि किरणें सदैव वायु ओर से डाली जाएगी। दूसरी यह है कि सब जितनी भी चीजें हैं इन सभी दूरियों को हमको P से मापना है और इधर P से मापना है आपतित किरण के अनुदिश। अब उसमें जो भी चीजें दाहिने मिले या ऊपर मिले, जैसे वस्तु की लंबाई ये हमें ऊपर मिला है तो धनात्मक होगा, प्रतिबिंब नीचे मिला है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो चीजें दाहिने और ऊपर मिलेंगी वो धनात्मक और जो बाएं और नीचे मिलेंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का वर्णन, तो इसमें दोनों दर्पणों के लिए हमें प्रतिबिंब का बनना पड़ना है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे अवतल के लिए, जिसकी 6 स्थितियां हैं। यहां पर हम कुछ चार्ट बना लेते हैं क्रमांक। यहां पर वस्तु की स्थिति और यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति और यहां आकृति आकार। तो क्रमांक में एक पहली स्थिति में हम वस्तु को रखेंगे कहां? अनंत पर। तब क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा चित्र बना के। दूसरी स्थिति में हम रखेंगे अनंत सी मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी स्थिति में हम वक्रता केंद्र पर ही रख लेते हैं। चौथी स्थिति में हम रखेंगे वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच। पांचवी में फोकस बिंदु पर। छठी स्थिति में हम रख देते हैं फोकस बिंदु व ध्रुव यानी P के बीच। अभी हम चूंकि अवतल के लिए पढ़ रहे हैं तो अवतल के लिए पहले देख लेते हैं, फिर उत्तल के लिए भी देख लेंगे। तो यहां पर चित्र बनाया है अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये F है और यहाँ C है। वस्तु को हमें रखना है अनंत पर। एक पहचान आप जान लें कि अगर मुख्य अक्ष में वस्तु लगा हुआ होगा तो वह अनंत व C के बीच में होगा, और अगर इन दोनों के बीच थोड़ा सा स्थान होगा, खाली स्थान होगा, कुछ स्पेस होगा, तो इसका मतलब वह अनंत पे रखा है। और जब वस्तु अनंत पे रखा है तो हम मान लेते हैं कि किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इधर से भी इधर से भी, और किरणों को भी आप दिखा सकते हैं कुछ ऐसे भी। तो ये सारी किरणें परावर्तन के पश्चात जैसे उधर कर रही थी वही करेंगी, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से वापस आ जाएंगी, या भी फोकस बिंदु से वापस आ जाएंगे। और ऐसे इसके लिए भी, ऐसे इसके लिए अभी ये वापस आ गए। तो अब हम यहां देख रहे हैं, हमने कहा था कि यही परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां कहीं पर प्रतिच्छेद कर देती हैं, दूसरे को काटती हैं, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वस्तु अनंत पे रखा है तो हमें नहीं पता कितना बड़ा वस्तु है या कैसा है, अनंत पे रखा है। अब काफी दूर से हम मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, जो नियम के हिसाब से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। अब जब फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो यही फोकस बिंदु पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? फोकस बिंदु पर या फोकस पर। फोकस पर कैसा है?
अगर यह मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तब तो सीधा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तब तो उल्टा होगा। एक चीज और है, अगर यह दिशा में होगा तो वास्तविक होगा। दिशा का क्या मतलब है? दिशा का क्या मतलब है कि इधर से किरणें डाली जा रही हैं तो इसका काम है उसको रिफ्लेक्ट करके इसी दिशा में वापस कर देना। और सपोज दैट अगर ऐसा हो जाए किरणें इधर से जा रही हैं और ये जो है इधर प्रतिबिंब बने, तब वो तो दिशा में नहीं होगा, तब वो वास्तविक भी नहीं होगा, वो आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के उस पार, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, हमको दिखेगा कुछ नहीं। तो दिशा का मतलब इधर से किरणें आ रही हैं और इसी दिशा में, इधर से किरणें आ रही हैं उसी दिशा में अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक होगा। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तब वह उल्टा होगा। लेकिन अब ये चूंकि बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है, तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये वास्तविक है, सॉरी वास्तविक तो है ही है क्योंकि इधर बना है, लेकिन ये सीधा है कि उल्टा है अभी क्लियर नहीं है। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्थिति जो उसकी है इसको अभी हम छोड़े चलते हैं, बाद में ये कॉलम भरेंगे। दूसरा क्या है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तो एक दर्पण हम और बनाते हैं, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे यह और यहाँ पे सी, और अब हमको रखना कहाँ है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। अब आप देखें दोनों में अंतर कुछ है, ये मुख्य अक्ष पर नहीं था, ये मुख्य अक्ष पर था, इसका मतलब ये अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। अब यहाँ से भी वही प्रोसेस कैसा कि पहली आपतित किरण को मुख्य अक्ष के समांतर दिखाएंगे, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। और दूसरी आपतित किरण को हम दिखाते हैं वक्रता केंद्र से जा रही है, और जो किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा से वापस लौट आती है, उसी रास्ते से वापस लौट आती हैं। और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब इस बिंदु से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, जो बिंदु पहले लिया है उधर हम तीर का निशान लगा लेते हैं। अगर ये वस्तु हमारा AB था तो इसको हम नाम दे देंगे A', B'। अब आप यहाँ देखें दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है। दूसरी स्थिति में हमने वस्तु को रखा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिख सकते हैं C व F के बीच, C व F के बीच में बन रहा है। अब कैसा है? क्योंकि दिशा में ही है तो ये वास्तविक है, लेकिन हमने कहा था मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तब तो वो क्या हो जाएगा? सीधा। और नीचे बनेगा तो नीचे ही बना है, तो ये क्या है? ये उल्टा है। तो हम कहेंगे कि वास्तविक कामा उल्टा। अब आकार भी बताना है, स्थिति तो हो गई। आकार क्या है? आकार वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? तो हम कहेंगे कि वस्तु से तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा। अब हम देख रहे हैं कि जब हम अनंत से वस्तु को दर्पण के समीप ले आते हैं तो ये नीचे की दिशा में बनता है। इसका मतलब वो जो अनंत वाला जो बिंदु के आकार का बना है वहां भी उल्टा ही होगा। तो दूसरे से ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कहाँ बना है? फोकस पर बना है। स्थिति क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है, तो हम कहेंगे कि वास्तविक तो वही है, दिशा में है। वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा या बिंदु के आकार का आप ऐसा लिख सकते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर। हम मान लेते हैं कि अगर हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, अगर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है तो ये है ध्रुव और ये F है और ये आपका C है, यहीं पर हमें वस्तु रखना है, तो होगा क्या
होगा ये नियम के हिसाब से कि पहली आपतित किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर ऐसे वापस चली जाएगी। और दूसरी आपतित किरण को हम दिखाते हैं कि ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है, और अगर ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तब हम देखते हैं कि ये आपतित किरण ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, जहां कहीं पर भी काट रही हैं, मुख्य अक्ष से हम लंब डाल देते हैं और देखते हैं कि ये कहां पर काटी है। जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो उसका इमेज भी कहां बन के आया, वक्रता केंद्र पर ही बना। और कैसा बना, वास्तविक कामा उल्टा। हालांकि आपको थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप स्केल से करेंगे कि ये समान आकार का आएगा, वस्तु के ही आकार का आएगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही बनेगा जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब भी हमारा C पर है, तो हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र पर यानी C पर कैसा बना है, वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार। अब चौथी स्थिति हमारी वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में, तो हम रख लेते हैं वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में। तो ये फिर से हम अवतल दर्पण बनाएंगे। यहां पर हम ध्रुव दिखाएंगे और ये F है और ये हमारा C। यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, वस्तु A भी। इसके लिए भी वही प्रक्रिया, पहली आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वो दर्पण के किसी बिंदु पे टकराएगी, वहां से टकरा के वापस ये फोकस बिंदु से होकर ऐसे चली जाएगी। और दूसरी आपतित किरण को हम मान लेते हैं कि ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है। तो फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो हम जानते हैं ये परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल आएगी। अब हम मुख्य अक्ष से इस बिंदु पर लंब डाल देते हैं और हम देखते हैं कि ये इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन गया। ये आने का डायरेक्शन भी दिखा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कहां बना है, बना है अनंत व C के बीच में। C के उधर है और अनंत उधर मिलेगा, तो अनंत व C के बीच में मिला है। हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत व C के बीच बनता है। और कैसा बनता है बेटा, आप देखें दिशा में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये वास्तविक है और नीचे बना है तो उल्टा भी है। तो हम कहेंगे फिर वही वास्तविक कामा उल्टा। लेकिन अब देख ले वस्तु कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, तो वस्तु हमारा छोटा है लेकिन इसकी साइज बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। एक स्थिति ऐसी है जहां पे वस्तु के समान आकार का बनता है। और आप एक चीज यहां नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जा रही है। एक चीज और हो रहा है, वस्तु को हम इधर ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब इधर बढ़ता आ रहा है। वस्तु को हम दर्पण के समीप ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब क्या कर रहा है, दर्पण से दूरी बना रहा है। और एक चीज हो रहा है, वस्तु की साइज तो हम वही दे रहे हैं लेकिन प्रतिबिंब की साइज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगला क्या होगा, फोकस बिंदु पर अगर हम इसको फोकस बिंदु पर रख लेते हैं, एक बार फिर से हम ये प्रक्रिया करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये है हमारा ध्रुव और ये है फोकस बिंदु और यहाँ पर C रखना कहाँ है, वस्तु को रखना है फोकस बिंदु पर। तो फिर वही चीज पहली आपतित किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर दिखा लेंगे। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने नियम के हिसाब से ये जाएगा फोकस बिंदु से होकर, कुछ ऐसे चला जाएगा। और दूसरी आपतित किरण को अगर हम वक्रता केंद्र से दिखाएं
दूसरी आपतित किरण को अगर हम वक्रता केंद्र से दिखाएं तो ये चूंकि वक्रता केंद्र से जो किरणें जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस भी चली जाती हैं। तो अब ये जब वापस आएंगे तो इसको भी हम पीछे की दिशा में ऐसे बढ़ा लेंगे और ये भी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, इसको और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और जब अनंत पे जाकर के प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा तो भी बनेगा, लेकिन ये मिलेंगे कहाँ? अनंत पर। तो हम कहेंगे कि जब फोकस बिंदु पर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? तब प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। और कैसा बनता है? क्योंकि इसका झुकाव आप देखें मुख्य अक्ष को अगर आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये है तो नीचे ही, वस्तु इतना छोटा सा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा सा। तो इसका मतलब क्या है? ये दिशा में है तो ये बनेगा कैसा? वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। अगली स्थिति हमारी क्या है? अगली स्थिति छठी, लास्ट, फोकस बिंदु व ध्रुवी के बीच। मान लेते हैं कि इसको हमें रखना है कहाँ? फोकस बिंदु व ध्रुवी के बीच में। एक बार फिर से चित्र बनाते हैं और ये रख लेते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है और ये F है, ये C है। यहाँ कहीं हमें वस्तु को रखना है। काम फिर वही होगा कि पहली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी, फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। अब दूसरी आपतित किरण को अगर हम मान लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो जाहिर है ये रिफ्लेक्ट करने के बाद उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। अब हम दोनों रेखाओं को पीछे की दिशा में बढ़ा देते हैं। अब आप देखें कि जैसे जैसे हम इनको पीछे बढ़ा रहे हैं इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनको हम कहीं भी बढ़ा के लेके चले जाएं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले नहीं। और हमने नियम में पढ़ा है कि जब तक ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब तक उस वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तब हम करते क्या है? हम करते ये है कि हम उसके विपरीत डायरेक्शन में अर्थात दर्पण के पीछे की दिशा में दोनों रेखाओं को आगे ऐसे कुछ बढ़ाते हैं, इसको भी और इसको भी। फिर हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब ये घटना तो हमारी दिशा में है, ये घटना हमारी दिशा में कैसे दिशा में तब मानी जाती? जब इधर से जाती टकरा के इधर ही हमारा प्रतिबिंब भी बन जाता तो दिशा में था। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है। अब ये है कैसा? आभासी है, लेकिन बना कहाँ है? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम कहाँ लिखेंगे? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना है। और कैसा बना? वास्तविक होने का चांस ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में है तो वास्तविक होगा नहीं। अब जब वास्तविक नहीं है तो दूसरा क्या है? आभासी है। क्या है? आभासी है। और क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इसका मतलब सीधा है, नीचे होता तो उल्टा था। तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये हो गया सीधा। और कैसा? वस्तु से बड़ा है, छोटा? वस्तु से बड़ा है तो हम कहेंगे तथा वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु से बड़ा। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। इसकी केवल दो ही स्थिति होती है। पहली स्थिति को जब हम वस्तु को अनंत पर मान के चलते हैं, अनंत पर रखते हैं, तब क्या होता है। और बाकी की जो 5 स्थितियां हैं वो 5 स्थितियों के लिए सेम चीजें सबने देखा है। तो पहली स्थिति क्या? वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो मान लेते हैं, पहले देख लेते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये है
फोकस बिंदु और ये है वक्रता केंद्र। यहां कहीं अगर वस्तु रखा है, सॉरी अनंत पर है, मुख्य अक्ष पर तो दिखेगा नहीं जब अनंत पर होगा, तो इससे हम मान लेते हैं कि कोई किरण ऐसे गई और एक ऐसे, तो ये क्या करेगी, ये ऐसे जा रही है तो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। अब आप देखें कि ये दोनों परावर्तित किरणें क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगे। आप ऊपर से बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे बढ़ते जाइए इसी दूरी और बढ़ता जाएगा। तब हम इनको पीछे की दिशा में बढ़ा देते हैं, और जब हम इनको पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं तब हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे जब फोकस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो फोकस बिंदु पर जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कहां पर मिला? फोकस बिंदु पर, और बिंदु के आकार क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है, लेकिन अब ये आभासी तो है, ये तो जान रहे हैं क्योंकि दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में है, आभासी तो है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के ऊपर है कि नीचे है, ये हम अभी यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी स्थिति हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये ऊपर है या नीचे है। तो दूसरी स्थिति के लिए हम मान लेते हैं कि जब अनंत व C के बीच में हो तब उसके लिए हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं और इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण हमारा कुछ ऐसा, यहाँ पर हम F लिखेंगे और यहाँ पर C, यहाँ पर हमें वस्तु को रखना है, मान लेते हैं ऐसे यहाँ पे वस्तु रख लेते हैं। तो पहली आपतन किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ऐसे उसमें जा रहा था, और वो करेगी क्या? परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी कुछ ऐसे, और दूसरी आपतित किरण को हम दिखा लेते हैं कि वो वक्रता केंद्र से अगर आती हुई प्रतीत हो रही हो, तो अब ये इनको भी आप बढ़ाते जाएंगे, ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, चूंकि ये जिस दिशा से आती है उसी दिशा में, तो ये यहाँ कहीं पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं, तो यहाँ कहीं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मुख्य अक्ष से ऐसे इस पे लंब डाल लेते हैं। अगर ये वस्तु हमारा AB था, ये हो जाएगा A' B'। अब आप देखें ये आभासी तो यह भी है, लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब ये सीधा है, तो यह भी सीधा होगा, पहला वाला भी, और ये पहली स्थिति में केवल यह बिंदु के आकार का होता है, आभासी का सीधा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का, और बाकी की पांचों स्थितियों में यही सेम आएगा। इसकी स्थिति क्या मिलेगी आपको? स्थिति इसकी यही मिलेगी कि P y F के बीच में और वस्तु से छोटा, आभासी का सीधा व वस्तु से छोटा। हाँ देखिए, गोलीय दर्पणों के उपयोग, तो हम अवतल दर्पण के उपयोग जान लेते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं, अवतल दर्पण को हम अभिसारी भी कहते हैं और उत्तल को अपसारी। अभिसारी का मतलब जो किरणों को इकट्ठा करे, और अपसारी का मतलब अपसरित कर दे, फैला दे। अभी हम देखेंगे कि क्या उपयोग है इसका शेविंग कराने में। जब हम नाई की दुकान पे जाते हैं शेविंग कराने, बाल कटाने, तो उसका जो शीशा होता है वह भी अवतल दर्पण ही होता है, जिसकी सहायता से वह छोटे से छोटे बाल को भी आसानी से देखकर काट देता है। दूसरा, आंख, नाक, कान, गले आदि के निरीक्षण में डॉक्टर लोग भी इसका उपयोग करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं ये दर्पण लगा के, जिससे गले और आंख, कान, नाक का निरीक्षण करते हैं। टेबल लैंप के शैडो में भी लगा होता है। रेल के इंजनों, मोटर कारों में सर्च लाइट के लैंपों में भी लगा होता है। इसकी प्रकाश भी ये किरणों को एक पे कर देती है, काफी दूर तक जाती है, सर्च लाइट में लगा होता है। और उत्तल दर्पण के उपयोग ये किरणों को अपसरित करती है, फैला देती है। तो बाजार व गलियों में जो लैंप लगे होते हैं उसमें इसे लगाया जाता है ताकि किरणें
ये गाड़ियों में जो कांच लगे होते हैं वहां भी उत्तल दर्पण होते हैं।